हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि 2017 में आए थे। यानी कि हम एक प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं होंगे गाइस इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर जस्ट 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है। इनकेस गाइस कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गाइस मेरा नाम है नितिन और मैंने अपनी एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की थी। वैसे मैं आईआईटी जैम कैटेगरी में टीच करता हूँ, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि यार कुछ पीवाईक्यू सोल्व करवा दो, तो ये जस्ट वीडियो उसके लिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन के साथ। तो गाइस देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। और गाइस जो स्टूडेंट आईआईटी जैम के लिए पेपर कर रहे हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं कि जो सिलेबस है गाइस कुछ कुछ तुम्हारा वैसा ही है। ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े इजी लेवल के ऊपर हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से ऊपर के लेवल के ऊपर है, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो पेपर तुम्हारे लेवल का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यार लेवल का नहीं है, क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। और इनफैक्ट गाइस एमएससी लेवल के क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारे ना के बराबर हैं। ठीक है। सारे तुम्हारे बीएससी या फिर 11th-12th लेवल के ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ठीक है। तो आईटी जैम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार नहीं देख सकते हो। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट रहेगा क्योंकि वहां पर भी इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम D1 लाइन इज 590 नैनोमीटर हमसे यहाँ पर बोली गई है। यानी कि हमें यहाँ पर D1 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रखी है 590। गाइस हमारे पास सोडियम की दो लाइंस होते हैं D1 और D2। यहाँ पर D1 की बोली गई है हमें 590, राइट, 590 नैनोमीटर। इसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला गया है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स कंटेन इन द एमिशन लाइन। यानी कि गाइस जो हमारी एमिशन लाइन है ना D1 वाली, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है लेवल का वो मैं यहाँ पर निकालना है, ये डेल्टा ई निकालना है कि इन दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है। अब गाइस यहाँ पर जो लैम्डा बाहर निकल रही है, जो निकला है यहाँ से, इसकी जो वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो क्या मैं एनर्जी यहाँ से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ एनर्जी। कैसे निकलेंगे? E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू क्या होता है? जस्ट सी बाय लैम्डा होता है। तो जस्ट गाइस हमें ये सोल्व करना है यहाँ पर। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 590 नैनोमीटर दे रखी है। तो 590 इंटू 10⁻⁹। तो जस्ट यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, नोट कर लो और फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस अगर इनकेस थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे तो पॉज करके नोट कर सकते हो और फिर तब नोट हो जाए तब उसके आगे दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो एक बार नोट कर लो फिर आगे की बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज इतने। यानी कि यार हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर करंट गेन हमें गिवन है, राइट। तो अगर मैं कॉमन बेस की बात कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पर जो गेन आएगा, करंट गेन, वो कैसे आएगा? ये आएगा IC डिवाइड बाई IE, और इसको हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं गाइस, राइट। जो हमारा कॉमन बेस का जो गेन होता है वो क्या होता है? अल्फा के साथ डिनोट होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0.99। उसके बाद हमें निकालना क्या है? फाइंड इट्स करंट गेन इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या निकालना है? करंट गेन निकालना है इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालनी है। और ये बीटा होता क्या हमारे पास? कॉमन एमिटर है ना, यानी कि हमारे पास कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट, ये हमारे पास यहाँ पर होता है बीटा का एक्सप्रेशन। अब गाइस देखो, एक तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो अल्फा और बीटा को रिलेट करता है। अगर वो रिलेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। हमारा रिजल्ट क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा दो। अब मैं मान के चल रहा हूं यार कि तुम्हें रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो अगर रिजल्ट नहीं भी आता क्वेश्चन तब भी हो सकता है। अगर तुम्हें बीजेटी के कंसेप्ट पता है गाइस तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। कंसेप्ट क्या है? देखो, अल्फा मेरे पास IC डिवाइड बाय IE है, ठीक है भाई, मान लिया, मतलब मान लिया क्या होता है। साथ में मेरे पास जो IE होता है यानी कि एमिटर करंट जो होता है, अगर हम यहाँ पर करंट लो लगाएं बीजेटी के ऊपर तो वो क्या होता है? IC प्लस IB। तो ये मेरे पास होता है एमिटर करंट, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करा देंगे और इसको हम रेसिप्रोकल करा देंगे। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करा रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 1 बाय अल्फा आएगा, साथ में IE डिवाइड बाय IC है। IE की वैल्यू को पुट करा दो, यानी कि यहां पर पुट किया IC प्लस IB, ठीक है। तो यहां पर बन गया 1 प्लस IB डिवाइड बाय IC, ठीक है, साथ में 1 बाय अल्फा। अगर तुम इस वाली चीज को देखोगे तो ये वैल्यू क्या है? 1 बाय बीटा वैल्यू अपने पास है, क्या है? 1 प्लस 1 बाय बीटा। तो ये मेरे पास है यहाँ पर। तो अब गाइस मेरे को यहाँ पर निकालना क्या है? मेरे को बीटा निकालना है ना अल्फा के टर्म्स में, राइट। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन को सेट कर लो। तो अपने पास 1 बाय बीटा आ गया, 1 बाय अल्फा माइनस 1। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा, जिसका एलसीएम लूंगा और रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मेरे पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन भी तुम डिराइव कर सकते हो। और अगर रिजल्ट याद था फिर तो यार ये रिजल्ट लगाओ,
अल्फा तुम्हें दे रखा है, 0.99 पुट करो और आंसर निकालो। तो अपने पास यहाँ पर जो बीटा की अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं, बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो 0.99 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.99। तो गाइस देखो जितने रिजल्ट्स याद होते हैं उतना ज्यादा बेटर रहता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जितने ज्यादा रिजल्ट याद रखोगे उतना तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर बीटा क्या आ गया, 99 आ गया। और खासकर उन एग्जाम्स के अंदर जिनके अंदर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम के अंदर भी तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो जितने ज्यादा फॉर्मुला याद होंगे उतना बेटर है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 99 हो गया। दैट्स इट, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो एक बार इसको नोट कर लो। इनकेस किसी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला होगा, बाद में कमेंट कर सकते हो। एक बार नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। ओके, तो आई होप कि नोट कर लिया होगा। तो भी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास क्या है, कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी इज 50%, द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी टू द थियोरेटिकल एफिशिएंसी इज। तो गाइस देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन, पहली बात ये कंप्लीटली ठीक नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें गलत है, ठीक है। अभी डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें गलत हैं। देखो सबसे पहले गाइस अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं कि हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, यानी कि हमने इंजन में से कितनी हीट, मतलब जो हाईएस्ट एक ही होता है गाइस कि हमने हीट कितनी दी वर्किंग सब्सटेंस को, और ये उसने कितनी हीट सिंक के अंदर डाली। ये हमारा सोर्स से आता है, ये हमारा सिंक के आता है, राइट। कितनी हीट हमने सिंक से ली, कितनी हीट हमने सिंक को दी, तो ये मेरे पास होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और जो मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, यानी कि कार्नोट साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी आती है, उसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास 1 माइनस T2 बाय T1। गाइस ये वाला जो फॉर्मूला रहता है सिर्फ ये कार्नोट के लिए एप्लीकेबल रहता है, इसके अलावा किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं कार्नोट साइकिल ही दे रखी है, तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, 1 माइनस T2 बाय T1। अब गाइस देखो, तब मैं यहाँ पर T1 और T2 पुट कराऊंगा, तो ये किसके अंदर पुट होंगे मेरे, ये होंगे मेरे केल्विन के अंदर। हमेशा याद देखना गाइस, तब थर्मल की बात आती है तो सेल्सियस में नहीं चीजें पुट होती, हमारी केल्विन के अंदर चीजें पुट हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जो T1 है, T1 क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है मेरा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना दे रखा है, 227 दे रखा है, इसके अंदर 273 ऐड कराऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 500। जस्ट गाइस यहाँ पर केल्विन के अंदर चेंज करवाए, फिर 27 के अंदर 273 ऐड करूंगा, मेरे पास बन जाएगा 300। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, टेम्परेचर बन गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी को मैं निकाल लूंगा, कितनी आएगी, 1 माइनस T2 यानी कि 300 डिवाइड बाय 500, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया, जीरो से जीरो कट गया, अपना बचा 2/5 जस्ट ये। तो 2/5 मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जानी है, या मैं कहूँ ये 40% हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 40%, या 0.4 बोलना चाहो 0.4 बोल सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 0.4, ये 40% है गाइस, ठीक है। तो 0.4 मेरी इसकी एफिशिएंसी है, राइट। अगर 1 की टर्म में से बात करोगे, अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 40% है। अब गाइस देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इट्स एफिशिएंसी इज 50%, ठीक है, इट्स एफिशिएंसी इज 50%। अब गाइस देखो ये जो 50% है ना, ये तुम्हारा 40% से कम होना चाहिए था। यहाँ पर 50% देके इन्होंने गलती कर रखी है, ये जो नंबर है यहाँ पर 50 से 40 से कम होना चाहिए था। ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस देखो जो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी आ रही है ना, वो ये आ रही है। और अगर मेरे पास 2 टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है ना, तो इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी साइकिल की मेरी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 40% दे रखा है। और अगर इसकी आंसर की बात की जाए तो उसमें 80 आंसर दे रखा, तो उन्होंने क्या कर रखा है यार, उन्होंने ये जो 40% है ना, वो इस 50% का क्या 80% है, तो उन्होंने उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर दे रखा है। लेकिन ये चीज हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि जो हमारी एफिशिएंसी ये वाली होनी चाहिए थी ना, ये हमारी 40 से कम होनी चाहिए थी, और फिर हमें जो यहाँ एफिशिएंसी दे रखी होती उसकी परसेंटेज निकालनी थी। तो इन्होंने उल्टा कर रखा है कि यहाँ पर एफिशिएंसी इन्होंने 50% दे दी, और फिर जो कार्नोट किया है ना, इसका परसेंटेज निकाल रखा है, जबकि हमारा ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली वैल्यू मेरी ग्रेटर आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर जो एफिशिएंसी की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए थी। या तो इन्होंने टेम्परेचर गलत दे रखे हैं, और अगर टेम्परेचर सही है तो ये वैल्यू गलत दे रखी है। तो एक ना एक डाटा हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन सही नहीं है। हालांकि इन्होंने जो 80% निकाल रखा है, कैसे निकाल रखा है कि जो 40% जो एफिशिएंसी आई है वो 50% की क्या है, 80% है, उन्होंने उसके हिसाब से इसका आंसर दे रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हमारा गलत है। लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और फिर परसेंटेज की बात की जाएगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने। तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो गाइस हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। वैसे क्वेश्चन किसका है हमारा, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है।
ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, गामा -1 साथ में m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हमें यहाँ पर गिवन है। अब निकालने के लिए क्या बोला गया है, जो इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसका मास, यानी कि डायनेमिक मास की बात की जा रही है, तो जो डायनेमिक मास होता है मेरे पास वो क्या होता है, गामा m नॉट होता है। तो ये टू इट्स रेस्ट मास यानी कि डिवाइड बाय m नॉट की वैल्यू, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि इसकी ये रेशियो क्या है, ये हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है, राइट। तो आओ कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पर गामा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गामा निकालने के लिए क्या करें, इस रिजल्ट का यूज करेंगे जो ऊपर ये रिजल्ट है। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गामा m नॉट सी स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ा, और जो माइनस m नॉट सी स्क्वायर आएगा यहाँ से, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, यानी कि 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट साथ में प्लस m नॉट सी स्क्वायर आएगा। और मेरे पास जो रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के केस में जो मेरे पास रेस्ट मास एनर्जी होती है वो मेरे पास क्या होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। ये मेरे पास होती है रेस्ट मास एनर्जी। तो जो राइट हैंड साइड है मेरे पास कितनी बन जाएगी, 20.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बन जाएगी, और ये क्या है, गामा m नॉट सी स्क्वायर है, ठीक है। तो गाइस यहां से मैं गामा m नॉट की वैल्यू कह सकता हूं कि जो गामा m नॉट है मेरे पास कितना आ गया, 20.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका डायनामिक मास आ गया। तब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था, तो उसका जो डायनामिक मास है वो मेरे पास आ चुका है। अब जस्ट मेरे को इस नंबर को क्या करना है, रेस्ट मास से डिवाइड कर देना है। तो आओ इसको भी करा लेते हैं। तो देखो गाइस गामा m नॉट डिवाइड बाय m नॉट कराना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूं, ओके। तो गाइस इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ पहले, और फिर यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या है, जो गामा m नॉट है, ठीक है, गामा m नॉट हम निकाल चुके हैं। अभी हमें क्या चाहिए, डिवाइड बाय m नॉट करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सी स्क्वायर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, सी स्क्वायर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो ऊपर वाली चीज है मेरे पास वो कितनी है, 50, या जो सी स्क्वायर को अगर हटाना है कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट हैंड साइड में रख लो, ठीक है। वो तो एक ही बात है यार, ऊपर नीचे सी स्क्वायर एक ही चीज हो जाएगी, ठीक है। जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। ऐसे डिवाइड में m नॉट आएगा, m नॉट क्या है, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगी, और तब इसको डिवाइड करोगे तो ये 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 40.1 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट है जो ये है 40.22, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू है तुम्हारी यहाँ जो इसके आसपास है, ठीक है। और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, जो ये वैल्यू आ रही होगी तुम्हारी क्या आएगी, 40.13 वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। 40.13 तुम्हारी ये वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका, यानी कि 40.22, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट काइनेटिक एनर्जी से हमने गामा m नॉट सी स्क्वायर निकाला, और फिर जस्ट m नॉट के साथ डिवाइड कराया, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं करवाया। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, गिव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम। तो गाइस हमें यहाँ पर लॉजिक डायग्राम दे रखा है, और इसका हमें क्या बताना है, बुलियन एक्सप्रेशन बताना है इसके आउटपुट का, राइट। तो आओ डायग्राम को देखते हैं और निकाल लेते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन होता है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन ही होते हैं ना, काफी ज्यादा आसान होते हैं, सिंपल से होते हैं, आराम से क्वेश्चन हमारा हो रहा होगा। देखो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है समझो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये गेट क्या दे रखा है हमें, एंड गेट दे रखा है। तो एंड गेट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी, इनपुट की जस्ट क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉट गेट दे रखा है, अगर इनपुट सी है तो आउटपुट क्या होगा इसका, नॉट गेट का सी बार हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया। अब जो इधर दे रखा है क्या है, और गेट है, यहाँ पर ये एंड था, यहाँ पर ये नॉट गेट था, और इधर क्या है मेरे पास, और गेट है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट ए बी प्लस में साथ में सी बार। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ पर a प्लस बी मतलब ए बी प्लस सी बार मेरे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सी बार ऐसे लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट नोटेशन की बात है, अलग कुछ नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। ओके तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर मैथ करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट रिजल्ट हमें इसका याद होना चाहिए था। और अगर इसको डिराइव करने जाओगे गाइस काफी ज्यादा लेंदी है, इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसके आंसर के ऊपर टिक करेंगे, डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं इसकी।
हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, मूविंग पार्टिकल कोलाइड्स विद एन अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास दैट वाज एट रेस्ट, द कोलिजन इज इलास्टिक। गाइस यहाँ पर क्या है, कोलिजन क्या है मेरा, इलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद क्या था, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर बात की गई है एंगल की बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन। तो गाइस याद रखना, तब भी मेरे पास इलास्टिक कोलिजन आया ना, इलास्टिक कोलिजन आया, और मेरे पास एंगल की बात की गई कि मेरे पास जो दो पार्टिकल होंगे आफ्टर कोलिजन, उनकी जो वेलोसिटीज होंगी ना, लेट्स से मेरे पास ये दो पार्टिकल थे, ये दोनों मूव कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एक रेस्ट पे बोला था ना, तो एक को रेस्ट पे मान लो, तो ये मेरे पास है। तब इनका कोलिजन हो जाएगा ना, तो इनका जो मोशन होगा कैसा होगा, एक पार्टिकल जाएगा ऐसे, दूसरा पार्टिकल जाएगा ऐसे, ठीक है, एक की वेलोसिटी यहाँ पर, एक की वेलोसिटी यहाँ पर, तो इनकी जो वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो गाइस ये चीज याद रखनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन लेंथी है तो उस चीज को यहाँ पर अवॉइड करें, तो इसी को प्रूफ करने में यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो नोट कर लो एक बार इस पॉइंट को, इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो भी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें इसका रिजल्ट याद है तो टिक करना है, अगर नहीं याद है तो शायद से क्वेश्चन एग्जाम में ना हो रहा हो। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं चीजों को, तो हमें चीजें आनी चाहिए करनी। तो देखो गाइस हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज अल्फा, द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस एट टेंपरेचर T इज E। गाइस हमें यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दे रखा है अल्फा, और यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस दे रखा है वो कितना दे रखा है, E दे रखा है। जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रखे हैं, ये गाइस तुम्हारा अल्फा का एक्सप्रेशन है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का, और ये तुम्हारा बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन है, राइट। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V, और जो हमारी गैस की जो वॉल्यूम है वो कितनी दे रखी है, हमें V दे रखी है। Then the difference between the specific heat of gas is, तो गैस अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है स्पेसिफिक हीट के अंदर, राइट। यानी कि गैस जो हमारे पास Cp माइनस Cv होता है ना, ये रिजल्ट हमें निकालना है कि किसके इक्वल है हमारे पास, ठीक है। हालांकि गैस देखो एक ना इसका एक मिड पॉइंट होता है, मैं बता भी दूंगा, मैं डेरिवेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ यहाँ पर इसकी, लेकिन इसका एक मिड पॉइंट होता है, हम वहां से भी कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी गैस के लिए वो हमारा रिजल्ट ट्रू होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ कैलकुलेशन को, कि हम एक्जैक्टली करते कैसे हैं, और फिर उसके आगे जो मैं बताऊंगा कि स्टेप तुम्हें ये वाला याद रखना है, और उसके आगे फिर क्वेश्चन जैसा डिफाइन कर रखा उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट करवा लेना है, ठीक है। तो भी हम यहाँ पर इस डेरिवेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं, लेकिन तुम इसको बीच से भी उठा सकते हो, और मैं वो पॉइंट मेंशन कर दूंगा कि तुम कैलकुलेशन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, राइट। तो आप फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पर एंट्रोपी लेनी है, एंट्रोपी को फंक्शन लेना है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, ठीक है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स जो हमें निकालने हैं ना, उसके लिए चीज हमें जरूरी है, राइट। तो आओ देखो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगा ना, जो मेरे पास ये एस फंक्शन है, जो कि मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस, ये जस्ट मैंने एक फंक्शन माना है एंट्रोपी फंक्शन, जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर मेरा डिपेंड कर रहा होगा, और अब मैं इसके यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव फॉर्म लिखने वाला हूं। तो मैं करूंगा इसकी टोटल डेरिवेटिव फॉर्म, पहले डिफरेंशिएट करूंगा एस को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए, साथ में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर dt, गाइस टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में जस्ट और कुछ नहीं है, फिर आएगा डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और साथ में आएगा dv। तो ये मेरे पास आया यहाँ पर पहली चीज, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस चीज को मैं अब टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब जो इक्वेशन है ना, जस्ट मैं यहाँ पर नीचे dt लगा दूंगा। काइंड ऑफ तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो मैंने टोटल डेरिवेटिव लिखा है ना, वो जस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पर जो ये s है ना, इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मैं अब इसको यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, और मैंने लगाया यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर ही मेरे पास dt आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर मेरे पास dt आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गाइस अगर तुम यहाँ पर इस चीज को देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट इक्वेशन को t के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, पहले मेरे को यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो एक t मैंने यहाँ पर लगाया, एक t मैंने यहाँ पर लगाया, एक t मेरे पास यहाँ पर आया। दो चीजें कही हैं गाइस, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा काम क्या किया है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है टेम्परेचर के साथ। तो दो स्टेप मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर लिखे हैं, राइट। तुम इनको अलग अलग स्टेप में लिखना, ताकि आगे तब तुम पढ़ो तब समझ में आए, नहीं तो अगर डायरेक्ट ये लाइन दिखेगी तो शायद से कंफ्यूज हो जाओगे क्या कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने यहाँ पर एक साथ की है, ओके नाइस। अब क्या करना है, टीडीएस है, टीडीएस क्या होता है, मेरे पास डी क्यू होता है, तो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी,
डी क्यू डिवाइड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या ये मेरे पास सीपी नहीं होती, यानी कि स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही तो होती है। या एक स्टेप और भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे बीच में, डायरेक्ट ज्यादा नहीं काटता मैं, तो मेरे पास डी क्यू बाई डी टी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये मेरे पास क्या होती है, सीपी होती है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की बात करो, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी एस बाई डी टी और साथ में टी भी है, तो ये भी डी क्यू बाई डी टी बनेगा, साथ में एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बनेगा। अब ये क्या होता है, स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये चीज हो जाएगी, साथ में प्लस है टीडीएस है और साथ में डीवी बाई डी टी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो उस टर्म को मैंने अभी एज इट इज किया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन का भी यूज करने वाला हूँ उस टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये टर्म आई मेरे पास सीपी, ये आया मेरे पास सीवी, और ये जो टर्म है यहाँ पर क्या लगाने वाला हूं मैं, मैक्सवेल इक्वेशन। यहाँ पर एस और वी है, तो गैस यहाँ पर जो ये रिजल्ट होता है मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है तुम्हारा टी, साथ में आता है तुम्हारा एस और वी यहाँ पर है ना, तो एस पी टी वी चलता है, तो यहाँ पर डेल पी बाय डेल टी आएगा, और साथ में आएगा मेरे पास, अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इधर वॉल्यूम है तो इधर मेरे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिलेशन होगा इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, साथ में क्या आएगा, डेल वी बाय डेल टी। गैस यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन की है, और अगर तुमने आईटीजेम का कोर्स मेरा देखा है तो उस कोर्स में मैंने तुम्हें बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशन को याद कैसे करना था। 4 इक्वेशन होती हैं, चारों को याद करने का मैंने तरीका बताया था, या अगर इवन तुम्हें एक डिफरेंशियल दे रखा है, एक किसको इक्वल होता है, वो टर्म कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो गैस ये मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है सीपी का, राइट, तो ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, तो यहाँ से जो डिफरेंस है मेरे पास सीपी माइनस सीवी, इसके इक्वल आया ये आया टी डीपी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, साथ मेरे पास क्या है, डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, और जो मैं कह रहा था ना कि तुम बीच में से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, तो यही वाला फॉर्मूला है। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो जो पीछे हमने किया ना उस कैलकुलेशन का तुम्हारा टाइम बचेगा, और ये वाला रिजल्ट गैस तुम्हारा हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। किसी भी टाइप की गैस दे रखी हो, चाहे से आइडियल गैस दे रखी हो या फिर तुम्हें क्या दे रखी हो, वंडरवॉल गैस दे रखी हो, यानी कि एक रियल गैस दे रखी हो, तो कैसे दे रखी हो, आइडियल दे रखी हो या फिर रियल दे रखी हो, तुम ये वाली इक्वेशन वहां पर लगा सकते हो। या फिर इनफैक्ट कोई ऐसी गैस दे रखी है जो एक अलग लो फॉलो कर रही है, वहां पर भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो रिलेशन है ये तुम्हारा हमेशा वैलिड रहेगा, ये एक जनरल रिजल्ट है तुम्हारा। ठीक है, आइडियल गैस के लिए तुम्हें पता होता है कि रिजल्ट क्या आता है, आइडियल गैस के लिए आता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर। ठीक है, ये आइडियल गैस की जो डेरिवेशन आती है ना वो भी यहीं से आती है। ठीक है, इसी से वो तुम प्रूव कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर आइडियल गैस की इक्वेशन ले लो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और उसके लिए चीजों को सोल्व करो, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा ना निकल के लास्ट में, वो यही निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर वो काम नहीं है, हमें यहाँ पर अल्फा और ई की टर्म्स में रिजल्ट निकाला है, यानी कि बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की टर्म्स में यहाँ पर रिजल्ट्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पर उसी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन तुम ये चीज भी यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो गैस अभी हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो अब कैसे निकाली जाए उसके बारे में हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो देखो गैस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास ये वॉल्यूम है ना उसको मैं फंक्शन मानूंगा टी का और पी का। ठीक है गैस, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं एक बार अपना रीजन बताता हूँ कि मैं यहाँ पर टी और पी का ही मैंने वी को ही फंक्शन क्यों माना है। क्योंकि देखो एक बार अगर तुम यहाँ पर बल्क मॉडुलस देख रहे हो और जो तुम ई देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पर ये वाली फॉर्म देखो इधर, तो यहाँ पर तब तुमने डीएस लिखा था पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले तुम्हारी जस्ट ये वाली टर्म आई थी ना पहले टोटल डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर वी आया था और टी आया था, और वी और टी क्या था, यहाँ पर मैंने अंदर फंक्शन में था एंट्रोपी का, जो मतलब जो एंट्रोपी था वो तुम्हारा टी और वी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म्स आई थी। तो ऐसे ही अभी मेरे को यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स चाहिए टी और पी की, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम का फंक्शन मान रहा हूँ पी और टी का, ताकि मेरे पास उसी टाइप की यहाँ पर फॉर्म आ रही हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं गाइस कि अगर तुम यहाँ पर प्रेशर को फंक्शन मान लोगे वी और टी का तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो चीजें हमें डायरेक्टली ना दिखाई दे रही हो। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, उसके साथ भी रिजल्ट आएगा वहां से भी घुमा फिरा के थोड़ा सा, लेकिन आएगा जरूर, इतना पक्का है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना थोड़ा आसान काम करने के लिए मैंने फंक्शन मान लिया वॉल्यूम को एज अ टेम्परेचर और प्रेशर का। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोबारा से टोटल डेरिवेटिव फॉर्म लिखूंगा। तो जो मेरे पास यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव फॉर्म हो गया कि यानी कि डीवी जो होगा वो क्या होगा, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, साथ में डी टी आ जाएगा, साथ में प्लस साइन है, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, डेल पी बाई डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और साथ में डी पी। तो गैस ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब गैस मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ उसको समझो। अब मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा टेम्परेचर के साथ विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट प्रेशर को मानते हुए, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरा रीजन क्या है, देखो मेरे को गैस यहाँ पर देखो ऊपर ये वाली चीज, अगर तुम यहाँ पर देखो
तुम्हारे पास डेल पी बाई डेल टी है और डेल वी बाई डेल टी है, और अगर तुम यहाँ पर देखो इधर तुम्हारे पास एक डेल वी बाई डेल टी है और दूसरा क्या है डी पी बाई डी वी है। तो ये वाली चीज तो वहां पर तुम्हारे पास प्रेजेंट है डेल वी बाई डेल टी, लेकिन डेल पी बाई डेल वी तुम्हारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डेल पी बाई डेल वी तुम्हारे पास यहाँ पर चीज प्रेजेंट नहीं है, तो वो तुम्हें यहाँ पर बनानी है। राइट, तो अभी हम यहाँ पर उसी की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर कैसे बनेगी। तो डेल पी बाई डेल वी बनानी है हमें, तो डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है यहाँ से। तो डेल पी बाई डेल टी है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेल पी बाई डेल टी मिल जाएगा, और वो भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम का चाहिए। राइट, तो डेल टी बाई डेल टी करूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ऐसे यहाँ पर डेल टी बाई डेल टी करूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब गाइस देखो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम करने का एक फायदा और हुआ है कि अगर तुम यहाँ पर इस चीज को देखो, v तुम्हारे पास कांस्टेंट है और फिर तुम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, क्या जीरो आता है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा मेरे पास ये। तो ये भी एक अच्छी चीज होगी ये करने से। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये क्या बना डी टी बाई डी टी, यानी कि क्या बन गया है, वन बन गया है जस्ट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्या बना, डेल वी बाई डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आया और मेरे को निकालना क्या है, डेल पी बाई डेल टी, क्योंकि ये फॉर्म की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो ये टर्म मेरे पास ई के अंदर है, ना मेरे पास ये टर्म अल्फा के अंदर है, तो इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। वही मेरी यहाँ पर कोशिश है कि मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूं, और एक बार तब मैं चेंज करूंगा ना, तो यहाँ पर ऐसी टर्म्स आ जाएंगी जिसको मैं अल्फा और ई की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो सारी की सारी चीजें उसी के लिए यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो आओ फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। अब तो आसान बच गया, काम हमारा हो चुका है, और एग्जाम के अंदर गाइस हो सकता है कि ये चीजें दिमाग में ना आ रही हो, तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। ठीक है, यार एग्जाम के अंदर प्रेशर होता है, कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में यहाँ पर इसका सही आंसर निकाल दो, काफी बार तुम्हें काटना पड़ेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो मैंने यहाँ कराने से पहले एक बार पहले ट्राई किया था, मेरे से भी सेकंड टाइम में क्वेश्चन हुआ था, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, तो टाइम ज्यादा लगा था। तो इस वाले क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, एग्जाम के अंदर स्किप करता हूँ, ताकि यार एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट ना हो रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम टाइम वेस्ट करोगे, शायद से इसकी जगह पर तुम 4 क्वेश्चन और छोड़ दो। ठीक है, और अगर इसको छोड़ते तो उन 4 क्वेश्चन को तुम एक्स्ट्रा कर सकते थे, यानी कि ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाते। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं तभी एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना, अगर थोड़ी कम प्रैक्टिस है तो प्लीज ट्राई मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहली बार में आंसर निकल करके आ रहा हो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर डेल पी बाई डेल टी है। अब ये वैल्यू में यहाँ से निकालनी है डेल पी बाई डेल टी की एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो गाइस इसको साइड शिफ्ट कराऊंगा तो माइनस डेल वी बाई डेल टी आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल टी आया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये टर्म आई मेरे पास साइड चेंज करने के बाद। अब गाइस जो ये वाली चीज है ना, ये वाली डेल वी बाई डेल पी, इसको मैं यार नीचे डिवाइड में लेके जाऊंगा, इसके डिवाइड में लेके आया, क्या है मेरे पास, डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो या तो इसको एज छोड़ लो या फिर इसको उल्टा घुमा लो। उल्टा कैसे घुमा लो, मतलब कि ऊपर ले जाओ इसको न्यूमरेटर के अंदर, तो माइनस डेल वी बाई डेल टी पी, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल वी आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन बन गया। और अब इस चीज को मैं क्या करने वाला हूँ ना, जो ये वाली इक्वेशन थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लूँ, इस इक्वेशन के अंदर इधर पुट करा दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो तब इक्वेशन 1 में मैं पुट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली चीज क्या है, टी है, उसके बाद क्या है, डीपी बाई डी, यानी कि ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो उठा लो यहाँ से वैल्यू, तो माइनस डेल वी बाई डेल टी, साथ में कॉन्स्टेंट प्रेशर है, साथ में मेरे पास है डेल पी बाई डेल वी है, ठीक है, साथ में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। उसके बाद यहाँ पर टर्म क्या है, डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये मेरे पास यहाँ पर चीजें आ जाएंगी सारी। अब गैस ये जो माइनस है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर ठीक है, अलग से कोई टर्म नहीं है, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन में था। ओके, तो गैस अब देखो यहाँ पर इसकी फॉर्म थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, टी डेल पी बाई डेल वी को मैं पहले लिख रहा हूँ, विद नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ इस चीज को मैं, साथ में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म दो है, जो क्योंकि जो ये वाली टर्म है गाइस ये 2 बार हमारी, राइट, तो मेरे पास यहाँ पर ये स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो गाइस ये स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब गाइस मैं यहाँ पर यूज करूंगा अल्फा और ई को। एक बार अल्फा देखो क्या था, डेल वी बाई डेल टी, और यहाँ पर साथ में 1 बाई वी। तो गाइस ये डेल वी बाई डेल टी तो है मेरे पास, लेकिन ये वी नहीं है, तो मेरे को वी वहां पर बनाना पड़ेगा। तो आओ इस चीज को एक बार बना लेते हैं। ठीक है, डेल वी बाई डेल टी तो है, लेकिन यहाँ पर साथ में वी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर
वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दो, वी स्क्वायर के साथ डिवाइड करा दो, तो अब ये जो वी स्क्वायर है ना वो इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, मैं टी माइनस लिख रहा हूँ, और यहाँ पर साथ में क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, और एक ये वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर का एक्स्ट्रा बचा, जो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर है वो इसके अंदर जाके अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस डेल पी बाई डेल वी। अब ई को एक्सप्रेशन का याद करो गाइस, ई एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, देखो जो ई था डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और साथ में यहाँ पर वी था विद नेगेटिव साइन। तो गाइस यहाँ पर माइनस साइन लिया मैंने, और डेल पी बाई डेल वी है ही मेरे पास एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है वो एज इट इज है, राइट। जस्ट मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर v बाई वी की फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर एक v मल्टीप्लाई में किया, एक डिवाइड में किया, राइट। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई में यानी कि जो न्यूमरेटर में मेरे पास, वो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, e बना देगा। नेगेटिव साइन भी उसी के अंदर है, क्योंकि e का जो एक्सप्रेशन था गाइस, e का एक्सप्रेशन क्या था, माइनस वी साथ में डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था। तो यहाँ पर जस्ट इस चीज को मैं क्या करा दे रहा हूँ, ई पुट करा दे रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाई ई साथ में अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई वी भी बचा यहाँ पर। तो एक वी से ये वी कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो सी पी माइनस सी वी है ये क्या आ जाएगा, टी ई अल्फा स्क्वायर और साथ में वी। तो गाइस ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये था गाइस मेरा यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार नोट कर लो, कोई डाउट हो किसी को किसी पॉइंट पर तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, आपकी अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी चाहिए पोज करो और नोट करो, फिर आगे की बात करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक की चीजें नोट कर ली होंगी आप सभी ने। तो वैसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन नहीं था एग्जाम के अंदर ये, राइट। और कैलकुलेशन भी थोड़ी बेकार टाइप की तुम कह सकते हो, राइट। ओके, तो भी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और उसका गाइस हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का, इसका जो हमारा ऑप्शन सी जो है टीई अल्फा स्क्वायर वी, ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। टीई अल्फा स्क्वायर वी जो हमारा यहाँ पर निकल के आया था, टीई अल्फा स्क्वायर वी, राइट। तो भी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम एट अ टेम्परेचर टी हैविंग मास एम नॉट इज ई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ऑफ एन एटम की एट टेम्परेचर टी हैविंग मास एम नॉट इज इतने। तो ये क्या दे रखी है हमें, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें गिवन है, क्या बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है कि यार जो मेरे पास मैटर वेव्स होती है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो h बाय p होती है, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। और क्या जो मेरे पास मोमेंटम है ना, मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m साथ में काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, ठीक है, जो हम लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। उससे गाइस ये निकाला गया है कि p इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ही kT/2, तो जस्ट यहाँ पर पुट करवानी है और आंसर निकाल लेना है। तो h की वैल्यू में दे रखी है, इस फॉर्म में चाहिए हमें आंसर, ओके ऐसा ही है क्या। तो यहाँ पर वैल्यूज को नहीं डालना गाइस, जस्ट हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है। तो अपने पास 2m आएगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 kT। तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास आंसर आ गया h डिवाइड बाय अंडर रूट 3m kT, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो जो भी ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो h बाय 3m नॉट kT, गाइस यहाँ पर जो मास है वो m नॉट दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर m नॉट यूज करोगे, m नॉट और m नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन बी है मेरा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, नोट करो फिर आगे की बात करेंगे। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, तो गाइस हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना ऑफ द सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम एंड साथ में एक रिएक्टेंस दे रखे 30 ओम। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि इंडक्टर है फिर कैपेसिटर है, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पर क्या कि मेरे पास सम कुछ तो दे रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टेंस आ रही है।
तो रेजिस्टेंस दे रखी है जिसको मैं आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 ओम, रिएक्टेंस दे रखी है जिसको मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 ओम, दोनों चीजें में क्या दे रखी है 30 ओम दे रखी है। अब गाइस निकालने के लिए बोला गया पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर होता है ना गाइस ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, ये होता है हमारे पास ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, ठीक है, इसके मेरे पास ये इक्वल होता है। अभी चीजें क्या है ट्रू पावर और अपेरेंट पावर, जो गाइस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का सा डिस्कस करूंगा। और इसका वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है डायरेक्टली, तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो, आर डिवाइड बाय जेड, ठीक है। आर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस होता है, डिवाइड बाय तुम्हारे पास क्या इंपीडेंस है, कहां से आया अभी दिख जाएगा, हल्का सा जस्ट वेट करो, ठीक है। वो आता है तुम्हारा ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर से, जो कि तुम्हारे पास इसके इक्वल होता है। तुम डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बार जस्ट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का, क्या पता है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन निकल करके आ रहा हो। तो देखो गाइस जो ट्रू पावर होगी और अपेरेंट पावर क्या चीज होती है, तो देखो गाइस क्या चीज है, हमारे पास मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है पावर है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये मेरे पास यहाँ पर होगी अपेरेंट पावर, यानी कि जो मेरे पास सारा का सर्किट है ना, जो इंक्लूडिंग द रिएक्टेंस, ठीक है, अगर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो उसको इंक्लूड करते हुए जो मेरे पास पावर आएगी वो क्या अपेरेंट पावर। और लेट्स से ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल है थीटा, तो जो नीचे वाला जो कॉम्पोनेंट है ना इस ऊपर वाले का, राइट, यानी कि पी आई कोस थीटा, जो पी आई कोस थीटा होता है ये होती है हमारी ट्रू पावर, ये क्या होती है हमारी ट्रू पावर, ठीक है, ये क्या मेरी ट्रू पावर है, और इसको हम रियल पावर बोल देते हैं वैसे, रियल पावर। और मेरे पास जो यहां पर आ रही है ये वाली, ये मेरे पास रिएक्टिव पावर, ये क्या है रिएक्टिव पावर, जो कि किसकी वजह से आ रही होगी, तो इंडक्टर की वजह से आ रही होगी या फिर कैपेसिटर की वजह से आ रही होगी। तो ये मेरे पास हो रही होती है तुम्हारी वी आई साइन थीटा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है, ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर तुम्हारा ये होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा डिवाइड बाय वी आई, तो यानी कि कोस थीटा के तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, यानी कि तुम्हारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब गाइस जो चीज तुम्हारी बनाई है फेज डायग्राम के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है। तो अगर तुम इस वाली चीज को देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला जो तुम्हारे पास होगा ये किसके इक्वल होगा तुम्हारा, और गाइस जो ट्रायंगल की जो तुम्हारी साइड्स है ना, जो यहाँ पर ये साइड्स हैं, ये जो तुम्हारी होती है, ये वाला तुम्हारे पास होगा रेजिस्टेंस की वजह से, ये वाला होगा तुम्हारा रिएक्टेंस की वजह से, यानी कि जो एक्स मैंने मेंशन किया था वो, और जो ये वाली साइड है ना ये होगा तुम्हारा इंपीडेंस यानी कि जेड। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की साइड है वो तुम्हारे पास ऐसे होती है, इधर क्या है तुम्हारे पास जस्ट रिएक्टेंस है, इधर तुम्हारे पास क्या जस्ट जो तुम्हारा प्योर रजिस्टर है वो वाला आएगा, और इधर क्या आएगा इंपीडेंस आएगा। तो अगर तुम यहाँ पर देखो जो पावर फैक्टर तुम्हारे पास इक्वल आया था कोस थीटा के, और फिर इस ट्रायंगल से तुम कोस थीटा निकालो इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंसेस, क्या होगा मेरे पास बेस डिवाइड बाय एपन्यूज, तो बेस कितना मेरे पास आर है और डिवाइड बाय क्या है जेड है, तो यहां से तुम्हारे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ जाता है आर बाय जेड, जो मैंने पीछे यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली भी लिखवा दिया था कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आर बाय जेड। तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो। ये फॉर्मूला पता है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है यार, लिटरली इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो देखो आर डिवाइड बाय जेड करना है जस्ट तुम्हें, तो पावर फैक्टर इक्वल टू आर बाय जेड करना है, तो आर की वैल्यू तो दे रखी है तुम्हें 30 दे रखी है। बात करें जेड की, रिएक्टेंस भी है साथ में रजिस्टर भी है, तो निकालते कैसे इसको, 30 का स्क्वायर करेंगे साथ में 30 का स्क्वायर करेंगे, आया क्यों गाइस ऐसा, ये देखो क्योंकि जो तुम्हारा z होगा ना वो होगा कैसे, ये होगा 30 तुम्हारा प्योर है और तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट भी 30 है। गाइस देखो जो रिएक्टेंस होती है तो कैपेसिटर की वजह से या फिर इंडक्टर की वजह से वो तुम्हारी कहां जाती है, इमेजिनरी के अंदर जाती है, राइट। तो वो तुम्हारा ऐसे लिखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, 30 रियल पार्ट है 30 इमेजिनरी पार्ट है, 30 प्लस आयोटा 30, और इसका तुम्हें क्या करना होता है मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया। तो अपने पास ये क्या बच गया 30 डिवाइड बाय 30 रूट 2, तो यानी कि इसका जो आंसर आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 1 बाय रूट 2। तो यहाँ पर इसका जो 1 बाय रूट 2 है ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, एक बार जस्ट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस होता है हमारा पावर फैक्टर, और हमारा क्वेश्चन तुरंत आ जाना था। और इसका मैंने लॉजिक तुम्हें बता दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, ऊपर ऊपर से मैंने फॉर्मूला बता दिया कि कहां से निकल के आता है, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर आगे की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके तो अभी मूव करते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी इतने। तो गाइस यहाँ पर वेलोसिटी में यहाँ पर बोली गई है, वेलोसिटी क्या गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं है प्लस ही 6 दे रखा है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ ये हमारा मूव कर रहा है पैरेलल टू द वायर, ठीक है 1.1 मीटर फ्रॉम इट। तो गाइस देखो हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या, एक वायर है जिसके अंदर करंट दे रखा है 10 एम्पियर का, फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वेलोसिटी के साथ मेरा मूव कर रहा है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है अपोजिट टू द करंट।
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब गैस देखो हमें यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो गैस हमें यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए पहले तो। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसकी वजह से, जो गैस ये करंट कैरिंग वायर है ना, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से। तो ये होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, और साथ में क्या आता है मेरे पास, एक डिस्टेंस आता है। ये डिस्टेंस जो है इसको मैं अभी ए बोल रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए ए लिखा। बात आती है डायरेक्शन की। तो देखो फिंगर को, जो थंब है मेरे पास, उसको करेंगे अलोंग द करंट, और जो फिंगर्स होंगे वो क्या देंगे, डायरेक्शन। तो कैसे अगर तुम इन फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो तो ये कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, राइट, डायरेक्टली इनवर्ड। तो यानी कि माइनस के कैप यहाँ पर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, राइट हैंड रूल नहीं लगाना है, यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाया था मैंने अभी। अगर राइट हैंड रूल नहीं लगाना तो क्या करो, डायरेक्टली लोरी लगाओ, ठीक है, LORI। अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, ये मेरे पास ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पॉइंट होगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट हैंड साइड में होगा इनवर्ड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनवर्ड। तो प्लेन के अंदर गया, यानी कि माइनस के कैप। अगर मैं एक्स डायरेक्शन इधर बोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ, तो नीचे की तरफ क्या होगी, माइनस के कैप होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, माइनस के कैप आई। तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब जस्ट वी क्रॉस बी करा देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी की बात करें, डायरेक्शन कहां पर दे रखी है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो माइनस जे कैप पे डायरेक्शन, एग्री करते हो। तो यहाँ पर मैंने माइनस जे कैप लगा दिया वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा फोर्स का, निकाल लो वैल्यू, ठीक है। आओ देख लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू की भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे से क्यू क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन है ना, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19। हालांकि गाइस देखो तुम्हारे रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव आने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जस्ट मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है। तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, चाहे से छोड़ भी दो उस चीज को। बस मैटर ये करता है तुम्हें ये देखना है क्या फील्ड के वेलोसिटी मेरी परपेंडिकुलर है, तो हाँ वो चीज है। यानी कि वी क्रॉस बी में, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो तब मैं वी क्रॉस बी करूंगा, यानी कि वी बी साइन, यानी कि वी बी साइन थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वी क्रॉस बी जस्ट मेरा वी बी के इक्वल रहेगा। ये चीज हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझनी, राइट गाइस। हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना होता है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर एक भी चीज मिस कर जाओगे तो क्वेश्चन शायद से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्शन के यहाँ पर माइनस जे कैप, इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये रही। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करा लो एक बार यहाँ पर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 4 पाई और नीचे भाई 2 पाई है, तो मैं इसको जस्ट 2 इंटू 10 की पावर -7 लिख रहा हूँ। करंट दे रखा था मेरे को 10, माइनस के कैप डायरेक्शन है, डिवाइड है मेरे पास क्या ए कितना दे रखा है, 0.1 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6 है, एक 10 नीचे से भी आएगा, 10 की पावर -5 बन जाएगा। तो जो फील्ड आ रही है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ 2.2 इंटू में 10 की पावर -5, ठीक है। ये फील्ड की वैल्यू गाइस, इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ कि जो बी है, बी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, या डायरेक्शन के साथ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन के साथ की बात करें तो 2 इंटू 10 की पावर -5, साथ में माइनस के है। ये मेरे पास क्या होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और इसी को मैंने यहाँ पर क्या कराया, सब्स्टिट्यूट कराया। डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप है, ठीक है, फील्ड की वैल्यू। तो गैस जस्ट इसको मैं सोल्व करना, और ये मेरे को क्या दे रहा होगा, फोर्स दे रहा होगा। मेरे को यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड -1.6 यहाँ पर है। जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा अपने पास, प्लस आएगा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ गायब, ये प्लस ही रहा, तो अपने पास जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस आई कैप में आ रही होगी। पहली बार डायरेक्शन तो मैंने निकाल ली। अब जस्ट मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ मतलब है, तो यहाँ से 10 बन गया, 1.6 यहाँ पर है तो 16 बन जाएगा। तो 16 इंटू 10 की पावर 19 है माइनस में, और फिर यहाँ 6 है और वहां पर -5 है, तो इन दोनों का मिला के 10 की पावर 1, तो यहाँ पर 10 की पावर -18 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा। एक बार ऑप्शंस को चेक कर लूंगा, तो ऑप्शन के अंदर क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -17 है, तो इसको बना लो 1.6 इंटू 10 की पावर -17, एंड दैट्स इट। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जस्ट ये मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन की बात की जाए क्या है, माइनस आई कैप है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर गाइस क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स ऑल, नोट कर लो एक बार, फिर आगे की बात करेंगे। ओके तो गाइस आई होप ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, टैंक है ऑफ वाटर इज फिल्ड विद एन ऑयल जिसकी डेंसिटी में दे रखी है
और वाटर के साथ भी फिल है गाइस, दोनों का कॉम्बिनेशन है यानी कि। उसके बाद क्या, इफ द हाइट ऑफ द वाटर इज इतने, पानी की हाइट दे रखी है, साथ में ऑयल की हाइट दे रखी है, देन इट्स स्पीड व्हेन द बॉटम ऑफ द टैंक इज ओपन। तो गाइस अब हमें यहाँ पे बताना है कि अगर मैं बॉटम को ओपन कर दूं टैंक के, तो उसकी स्पीड क्या होगी पानी की निकलने की। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नीचे वाले पॉइंट के ऊपर मेरा प्रेशर क्या है। और अगर मेरे को एक बार वहां पर प्रेशर पता चल गया कि मेरा वहां पर प्रेशर क्या है, तो मेरे को प्रेशर से मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा कि मेरा आंसर क्या आएगा, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं कि क्यों ना मैं इसको ऐसे कर दूं कि मेरे पास यहाँ पर एक ही लिक्विड फिल है, लेट्स से वाटर मेरे पास फिल होगा पूरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। और अगर मेरे पास इस ऑयल प्लस वाटर की जगह पर सिर्फ पानी हो, राइट, तो पानी कितनी हाइट तक मेरा होगा कि वो बेस के अंदर क्या लगा रहा हूं, सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, बेस के ऊपर क्या कर रहा हूं, सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास अभी जो दे रखा है क्वेश्चन, उसके अंदर क्या है कि पहले मेरे पास पानी है, उसके बाद फिर मेरे पास क्या ऊपर ऑयल है। तो मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के क्या है, लिक्विड है। तो ऊपर ऑयल है, नीचे क्या है, वाटर है। तो ये मेरे को यहाँ पर बोल रखा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉटम पर प्रेशर निकालूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है इसका, और फिर मैं क्या करूंगा, इस प्रेशर की वैल्यू का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं पानी की हाइट निकालूंगा कि कंप्लीट में पानी हो और वो सेम प्रेशर यहाँ पर लगा रहा हो। इसका फायदा क्या है गाइस, अगर मेरे पास एक बार यहाँ पर ये आ गया ना कि इधर इसकी हाइट कितनी है, इस खाली अगर मेरे पास सिर्फ एक लिक्विड है और इसकी हाइट मेरे को पता चल जाए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, √2gh से मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कि अगर लेट से मैंने यहाँ पर होल कर दिया, फिर इनफैक्ट यहाँ पर भी होल कर दिया, और ये हाइट मेरे पास यहाँ पर h है, तो यहाँ से जो पानी निकलने की जो स्पीड होगी ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो कि हमारी टेरेसिस थ्योरम से आती है, जो कि हमारी टोरिसेली थ्योरम से आती है, उसकी वैल्यू होती है हमारी √2gh, राइट। तो मैं यहाँ पर जस्ट √2gh लगा दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें अप्रोच बताई कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर पानी और ऑयल दोनों दे रखा है, उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालेंगे। एक बार मेरे पास प्रेशर आ गया, फिर मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे मान लूंगा कि मेरे पास भी दोनों चीज नहीं है, जस्ट मेरे पास पानी है जो कंप्लीट में फिल है, उसकी मैं हाइट निकालूंगा कि अगर मेरे पास सिर्फ पानी होता तो उसकी हाइट कितनी होती। एक बार मेरे को वो हाइट मिल जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं लगाऊंगा ये इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये चीज मैं यहां पर करने वाला हूं। और ये थ्योरम कौन सी मैंने बोली, टोरिसेली थ्योरम। तो इस थ्योरम का मैं यहां पर यूज करूंगा और इस इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा बाद में, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आओ इस चीज को कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, नीचे वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालूंगा। तो जो मेरे पास प्रेशर होगा नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, कैसा होगा वो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है गाइस रो इंटू जी इंटू एच, यानी कि डेंसिटी, पहले पानी है तो पानी की डेंसिटी, साथ में मेरे पास मल्टीप्लाई में आएगी ग्रेविटी, साथ में पानी की हाइट। उसके बाद मेरे पास क्या है, ऑयल है, तो ऑयल की डेंसिटी आएगी, फिर ग्रेविटी आएगी, और उसके बाद क्या आएगी, ऑयल की हाइट आएगी। तो ये चीजें हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यूज को डालूंगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी, उस और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। एक बार प्रेशर आया, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, रो डब्ल्यू यानी कि वाटर के साथ, साथ में एच डैश। यानी कि अब मैं यहां से एच डैश की वैल्यू निकालूंगा, जो मेरे पास हाइट होगी कब, अगर मेरे पास सिर्फ यहाँ पर पानी प्रेजेंट है। ऑयल प्लस वाटर को जस्ट मैं वाटर के साथ रिप्लेस करा दूंगा, लेकिन उस वाटर की हाइट समथिंग अलग होगी, ठीक है, जो कि सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेम प्रेशर, और ये वाला की भी। तो ये वाला प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये वाला एक्सर्ट करेगा, वो सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बॉटम पे, राइट। तो ये हम यहाँ पर अप्रोच लगा रहे हैं। तो अभी आओ देखो डेंसिटीज की वैल्यू पुट कराते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी दे रखी है गाइस, आई गेस मैं कहीं गलत जगह आ गया, कि यहाँ पर स्लाइड की कमी है गाइस थोड़ी सी। चलिए यहाँ पर एक स्लाइड बीच में ऐड करनी थी, वो रह गई है यहाँ पर ऐड करनी। चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे ना। तो अभी पहले मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ, बाद में यहाँ से इस क्वेश्चन को इरेज कर दूंगा फिर बाद में, ठीक है। तो आओ देखो इसको करते हैं हम कोई ट्राई कि क्या कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रो WGH है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट में वैल्यूज को पुट कराना है। तो जो रो मेरे पास कितना है, 1000 है, राइट। तो यहाँ पर 1000 पुट कराया मैंने, साथ में मेरे पास क्या आएगी, ग्रेविटी आएगी, तो ग्रेविटी आ गया एज इट इज। फिर एच डब्ल्यू शायद से 2 मीटर दे रखी थी, तो यहाँ पर 2 मीटर आ गया, ठीक है, तो 2 मीटर आ गया। उसके बाद रो नोट, ऑयल की डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, ऑयल की डेंसिटी दे रखी है हमें 800, तो यहाँ पर आ गया 800, ठीक है। साथ में क्या है मेरे पास, यहाँ पर ग्रेविटी है, और साथ में क्या है, हाइट है एच नोट कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है, गेस कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, ये रहा 8 मीटर। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 आ गया, राइट। और इसको इक्वल क्या करना है मेरे को, रो WGH के, ठीक है। तो आओ देखो कराते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो गाइस क्या सीन रहेगा हमारा, यहाँ पर इजिकल टू कराना है, 1000 आएगा यहाँ पर, साथ में जी आएगा और साथ में एच डैश आएगा। जी को तो काट दो पूरी इक्वेशन से,
अब यहाँ से जस्ट एच डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 2000 इधर से आया, साथ में 6400 इधर से आएगा, डिवाइड बाय कर दूंगा 1000 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? एच डैश से आ गया 8.4। तो ये मेरे पास वो हाइट आ चुकी है कि अगर मेरे पास सिर्फ वोटर होगा तो वो इतनी हाइट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाइट निकाली। अब निकालना क्या था मेरे को? निकालना था मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो कैसी आएगी? 2gh से आएगी, राइट। तो यहाँ पर एच डैश वाली हाइट यूज होगी गाइस। तो यहाँ पर 2 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी 10 बोला गया यूज करने के लिए। देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा है अलग से, ये रहा, से g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट करनी है, एच डैश की वैल्यू 8.4 है और इसका अंडर रूट ले लेंगे, राइट। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 20 इंटू 8.4, तो ये आ गया 168। ठीक है, तो 168 मेरे पास क्या बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर। तो ये मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आ जाएगा, यानी कि जिस स्पीड के साथ मेरा यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा होगा, ये वो वाली वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी। दैट्स ऑल। ये था गाइस मेरा यहाँ पर क्या क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? 168 किसके अंदर है? ऑप्शन ए जो है मेरा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टिक लगा भी ऑलरेडी, तो ये मेरा क्या यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। नोट कर लो एक बार, ओपन कर रहा हूँ, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, तो गाइस अभी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, ये गाइस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इन अ लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ए डैश एट द बॉटम। तो गाइस देखो मेरे पास क्या, एक लार्ज टैंक है, एक बड़ा टैंक है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर टैंक है, इसका जो नीचे का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर मेरे पास एक यहाँ पर एक छोटा सा होल है और इसका जो एरिया है वो यहाँ पर स्मॉल ए लेने के लिए बोला गया, यानी कि होल का एरिया स्मॉल ए है और कंप्लीट बॉटम का एरिया ए है, कैपिटल ए, राइट। द टाइम टेकन फॉर एम्प्टिंग द टैंक फ्रॉम पॉइंट H1 टू H2 इज। तो गाइस देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक H1 पॉइंट होगा, हाइट H1, और दूसरा H2। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो मैं यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि ऑप्शन थोड़े से गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं है और 8 की जगह पर यहाँ पर जी आएगा। ये ऑप्शन गाइस एज इट इज हैं जो पेपर के अंदर प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं आएगा, ये जी आएगा। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, बाकी सब कुछ मैच करेगा, बस 8 की जगह पर जी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम स्टार्ट। तो देखो अप्रोच हमारी क्या रहने वाली है, हमें पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक होल है तो यहाँ से वेलोसिटी मेरी कितनी होगी। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट 2gh होती है। कि अगर मेरे हाइट h है किसी टाइम के ऊपर, तो उस टाइम पे जो पानी निकल रहा होगा जिस रेट के साथ, वो क्या होगा? अंडर रूट 2gh होगा। ये इसकी क्या है? वेलोसिटी है। और अगर मैं ये कहूँ कि कितना अमाउंट यहाँ से वाटर निकल रहा होगा, तो गैस मेरे को क्या करना होगा? एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्योंकि चीज को समझो, ये वो डिस्टेंस है कि कितने मीटर ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड। अब इसकी एक ब्रॉडनेस भी तो है ना एरिया की वजह से, तो अगर मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर जो यूनिट है इसकी वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। ऑलरेडी एक लेंथ एलिमेंट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो मेरे पास है। तो अगर इसकी एक ब्रॉडनेस भी आ जाए मेरे पास, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कितनी वॉल्यूम यहाँ से निकल रही होगी वो मेरे पास आ जाएगी, राइट। तो मेरे को जस्ट क्या करना होगा? इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कितना मेरे पास यहाँ पर बाहर जा रहा है वाटर, वो कितना होगा, तो जस्ट क्या करना होगा? एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा मेरे पास, यानी कि कितनी वॉल्यूम मेरे पास बाहर जा रही है, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा, जो ये वैल्यू है अंडर रूट 2gh, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं किसके साथ? ए के साथ। ए मेरे पास यहाँ पर एरिया है और ये उसकी वेलोसिटी है। तो इतने अमाउंट से मेरा डिस्चार्ज हो रहा होगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम पर सेकंड, या तुमको मीटर क्यूब पर सेकंड, जैसे भी तुम कहना चाहो। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड इसकी हमारी क्या होगी? यूनिट होगी। तो गाइस जो ये वाली चीज हमने यहाँ पर निकाली ना अभी, ये तुम्हारी है क्या? ये तुम्हारा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है पर सेकंड। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास वो चीज। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को यार dt टाइम के अंदर चाहिए, dt टाइम के अंदर कितना निकल रहा होगा, तो अगर मैं कहूँ इन टाइम dt, तो जो इन टाइम dt है, कितना अमाउंट मेरा पानी बाहर निकल रहा होगा, वो हो जाएगा a अंडर रूट 2gh साथ में dt। अगर यार एक सेकंड में इतना चाहते हो तो dt सेकंड में इतना चला जाएगा। एग्री करते हो? तो ये मेरे पास आ गया dt सेकंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो टैंक से बाहर जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर निकालूंगा कि मेरा कितना अमाउंट जो है यहां से मेरा कम हो रहा है इन टाइम dt। तो मैं यहां पर कह रहा हूं सबसे पहले dh जो मैं ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं? डिक्रीमेंट ले रहा हूं इन हाइट, डिक्रीमेंट इन हाइट इन टाइम dt। तो टाइम dt के अंदर मैंने क्या लिया? डिक्रीमेंट लिया है।
तो अगर मैं यहाँ पर एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इस डीएच को, तो क्या ये मेरे पास वो वॉल्यूम आ जाएगी जिसके साथ मेरा पानी कम हो रहा है पर सेकंड? एग्री करते हो? एडीएच। अगर मैं हाइट ले लूंगी छोटी सी यहाँ पर डीएच, और मैं इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डीटी टाइम के अंदर इतना वॉल्यूम मेरे पास कम हो गया? एरिया इंटू हाइट कर रहे हो तो क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ गई? जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मेरा यहाँ से जा रहा है पर इन टाइम dt, पर सेकंड नहीं, इन टाइम dt। ठीक है, तो यहाँ पर इन टाइम dt कितना है पानी यहाँ से जा रहा है। अब एक चीज समझो, ये भी तुम्हारे पास पानी है जो इस टैंक से बाहर जा रहा है इन टाइम dt, और ये भी तुम्हारे पास वही है कि ऊपर से कितना कम हो रहा है। तो क्या दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी? यानी कि जितना पानी ऊपर से कम हो रहा होगा वो इतना यहाँ से बाहर जा रहा है, इसके अलावा कोई और ओपनिंग नहीं है। जो ऊपर लेवल कम हो रहा होगा सारा का सारा पानी यहीं से जाएगा ना भाई। तो दोनों चीजों को इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। इक्वेट करो और आंसर निकालो। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, ADH इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2GH और साथ में dt। तो गैस ये मेरे पास यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब जस्ट हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आप कर लेते हैं सोल्व। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, a dh डिवाइड बाई अंडर रूट 2GH, इधर ले आया मैं इसको, साथ में मेरे पास इधर आएगा a dt। ठीक है, a dt, इस a को भी इधर ही ले आओ क्योंकि आफ्टर ऑल में निकालना टाइम ही है, तो उधर टाइम ही छोड़ना जस्ट मेरे को। ठीक है, लिमिट की बात की जाए, इनिशियल लिमिट क्या है, पहले तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट्स बाद में पुट करा लेंगे, अभी तो इंटीग्रेशन का भी साइन नहीं लगाया। तो ये मेरे पास गैस यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या करना है, जस्ट दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं लेट से, और यहाँ पर आफ्टर टाइम टी हमें देखना है, और यहाँ पर टी इक्वल टू 0 के ऊपर मेरी हाइट क्या है, h1 है, और बाद में क्या हो जाएगी h2। गैस इनिशियली जो मेरा लेवल था वो क्या था, h1 हाइट पर था, बाद में क्या हुआ था, h2 के ऊपर हुआ था, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर हाइट के अंदर चेंज आया था, स्टार्टिंग में h1 था, टी इक्वल टू 0 के ऊपर h1 था, और आफ्टर टाइम टी h2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमें वो टाइम ही निकालना है। तो जस्ट अब लिमिट्स को इंटीग्रेट कराएंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए, इधर 1/√2g एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट एच आएगा, साथ में डिवाइड बाय हाफ आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है गाइस, जस्ट ये, साथ में h1 h2 आ जाएगा, इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक है, टी पे तुम्हारा 0 से टी लिमिट। तो अब यहाँ पर जस्ट लिमिट्स को पुट करा लो, क्या आ गया, कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए, साथ में 1/√2g आ गया। उसके बाद में तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा ऊपर, क्योंकि जो हाफ है ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा, और अंदर आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा, साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जस्ट टी बन जाएगा। तो ये चीज मेरे पास यहाँ पर आ रही होगी, नाइस देन। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। अब गैस यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक हल्की सी छोटी सी मिस्टेक की, हमने एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसको देखो कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ पर क्या हो रही है, हाइट मेरी कम हो रही है, यस और नो। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी क्या हो रही है, हाइट जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इधर मेरे पास dt है, इधर क्या है, dh है। तो यहाँ पर जो dt है ये तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, जो dh है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एरिया तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये अंडर रूट 2gh भी तुम्हारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गलती है एक नेगेटिव साइन की। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा, जो किसकी वजह से आ रहा है कि यार जो हमारा टाइम है वो तो मेरा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मेरी हाइट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आएगा। गाइस अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे ना, तो यहाँ पर लास्ट में जो तुम्हारा टाइम आएगा ना, ये तुम्हारा नेगेटिव आ रहा होगा, और वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 आया। h2 तुम्हारा छोटा है, h1 तुम्हारा बड़ा है, तो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, और टाइम तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या कि हमने कहीं पर ऊपर एक गलती की थी, और यहीं पे मेरे को रियलाइज हुआ कि हमने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्योंकि टाइम तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, हाइट मेरी कम हो रही है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा चलता रहेगा, और फिर ये लिमिट्स के अंदर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा इधर, राइट। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास टाइम निकल के आएगा, तो जो टाइम मेरे पास यहाँ पर आया, ये क्या आया, a/a, साथ में यहाँ पर अंडर रूट 2 है, ऊपर 2 है, तो काट लो, ऊपर बचेगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय g आएगा, साथ में मेरे पास आएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ, तो आएगा अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट ऑफ h2, राइट। और ये क्या है हमारे पास, टाइम के इक्वल आ जाएगा। और गाइस ये मेरा है यहाँ पर आंसर इसका, यानी कि जो ऑप्शन ए है मेरे पास, कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए 2/g, 8 की जगह गाइस यहाँ पर g आएगा, साथ में अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2। तो सेम आंसर मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल, नोट कर लो, किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, पूछ सकते हो। ठीक है, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आओ गाइस फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने।
तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या दे रखी है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रांग फॉल्स नॉर्मली ऑन द स्ट्रेट स्लिट। तो गाइस यहाँ पर स्लिट विड्थ दे रखी है हमें 0.1 mm की, ठीक है, यानी कि स्लिट विड्थ दे रखी है हमें 0.1 mm की, राइट। तो 1 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ। तो गाइस एंगुलर विड्थ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2λ/a, ठीक है। गैस देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है, ठीक है, एंगुलर विड्थ निकालनी है कि कितनी होगी। लेट्स से ये मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा है दोनों साइड, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा हुआ, तो मेरे को यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल मेरे को यहाँ पर निकालना है। तो जो ये वाला थीटा है मेरे पास क्या हो जाएगा, 2λ/a हो जाएगा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, a क्या है यहाँ पर जो तुम्हारी क्या है, स्लिट विड्थ है, राइट। तो यहाँ पर जस्ट पुट करो वैल्यूज को निकाल लो। तो 2λ, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, हमें 6000 दे रखी है, तो यहाँ पर 6000 पुट करा लेंगे, आर्मस्ट्रांग में है तो 10⁻⁻10 भी आ जाएगा साथ में, डिवाइड बाय a यानी कि 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, 6 × 2 करोगे 12 आ गया, 10⁻3 यहाँ से, और यहाँ पर तुम्हारा 4 है तो ऊपर जाओगे तो 7 हो जाएगा, और तो 10⁻³ बन जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 × 10⁻3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 12 × 10⁻3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और याद रखना कि तब भी तुम यहाँ पर चीजों को एसआई पुट करके निकालते हो एंगल की वैल्यू, तो वो तुम्हारे पास रेडियन के अंदर आता है, वो डिग्री के अंदर नहीं आता है, वो रेडियन के अंदर आता है। अगर तुम एसआई यूनिट लिख रहे हो सारी की सारी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडियन के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दैट्स ऑल, इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूला याद था तो कुछ भी नहीं था, अगर फॉर्मूला याद नहीं था तो उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता था क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो नोट कर लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आओ गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लाइट बॉल ऑफ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकंड। गाइस एक मेरे पास क्या, एक हल्की सी बॉल है, ठीक है, हल्की सी क्या है, एक बॉल है, और ये मूव कर रही है मेरी 4 मीटर/सेकंड से। उसके बाद क्या है, मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ वॉल मूविंग टुवर्ड्स इट विद अ स्पीड। तो गाइस मेरे पास एक यहाँ पर वॉल है जो कि मेरे पास मूव कर रही है 1 मीटर/सेकंड से। गाइस देखो ये तुम्हें जो बॉल बोली गई है, इसका जो मास है वो कम लेने के लिए बोला, क्योंकि बोला गया लाइट वॉल है तो इसका मास क्या होगा, हैवी मास होगा, ठीक है। यानी कि ये जो तुम्हारा केस है, अगर लेट्स से इसको मैं m1 बोलूं और इसको m2 बोलूं, तो यहाँ पर जो m1 है ना तुम्हारा, वो क्या है, काफी ज्यादा कम है m2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तब एक लाइट मास तुम्हारा कोलाइड करता है हैवी मास के साथ, तो उस केस में हैवी मास की वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहती है। लेकिन जो ये होता है इसकी वेलोसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, और अभी हम वही देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी हमारी क्या आ रही होगी। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा कंसेप्ट लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अब गाइस यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर जो e की वैल्यू हो जाएगी इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर। अब बात की जाए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है कि यार जब ये कोलाइड करने वाले हैं तो कोलाइड करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमारी क्या होगी। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो बॉल है इस बॉल को किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रही होगी, तुम्हारी वॉल भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, तो तुम्हें यहाँ पे लेनी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी। और तब दो चीजें एक तरफ मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, राइट। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास नीचे 4 + 1, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉल की वेलोसिटी, ये तुम्हारे पास किसकी वेलोसिटी है, वॉल की, 4 + 1, राइट। तो अपने पास कितनी होगी, 5 मीटर/सेकंड के साथ ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। अब बात आती है आफ्टर कोलिजन किस वेलोसिटी के साथ सेपरेट कर रहे होंगे। तो गाइस देखो आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूं कि जो तुम्हारी बॉल है ना आफ्टर कोलिजन, ये तुम्हारी रिटर्न बैक करेगी v वेलोसिटी के साथ, और मैंने कहा कि वॉल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम वेलोसिटी के साथ ही ट्रैवल करेंगी। क्या है, काफी ज्यादा हैवी है, तो तब भी एक लाइट ऑब्जेक्ट जो हैवी के साथ कोलाइड करता है, इलास्टिक कोलिजन करता है, तो इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो अपने पास यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होना था। तो अब यहाँ पर क्या है, बॉल की वेलोसिटी ले रहा हूं, और क्योंकि अब मेरे पास जो बॉल है वो भी इसी तरह मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, और ये 1 वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी, जो सेपरेशन की जो वेलोसिटी है, वो क्या आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर अपोजिट में मूव कर रहा होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है,
ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट करा के आ रही होती है, तो जस्ट वही किया है v माइनस वन। तो यहाँ से आप सोल्व कर लो, v माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर 5 आ गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर पर सेकंड तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना था यार, हमारी बॉल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, तो क्या ये वही वैल्यू है बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो गाइस ये था हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था कि आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और गाइस ये फर्स्ट वीडियो थी इस चीज के ऊपर, एक वीडियो मैं और निकालने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम और फ्यूचर के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स आता है, जैसे कि यार कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे यार एक बैच निकाल दो इस एग्जाम के लिए, ठीक है, काइंड ऑफ एक क्रैश कोर्स किया हम काफी कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर रहे हो, तो अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में गाइज एक चीज और, टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक मैं डाल दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जो स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गाइज लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। अगर रिस्पॉन्स आता है तो जल्दी उसका एक बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी 1 वीक के अंदर अंदर। तो आपको पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब इस पॉइंट तक हो सकता है कि यार काफी कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रीच की हो, क्योंकि यार यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते हैं, स्टूडेंट नहीं देखते यार इतना एंड तक, ठीक है। कैसे यार किसी वीडियो के ऊपर यार 100 व्यूज हो या फिर 10,000 हो, 1 लाख व्यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एवरेज टाइम होता है एक वीडियो का 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में होता है, तो एंड तक तुम्हारे बहुत कम स्टूडेंट रीच करते हैं। तो अगर तुम देख रहे हो तो मतलब कि तुम सीरियस हो, राइट। अगर तुम सीरियस हो सच में और तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं तुम्हारे पास, तो उनको भी वीडियो सेंड करो, अगर वो इंटरेस्टेड हो देन प्लीज लेट मी नो। यार देखो यार एक दो स्टूडेंट को यार मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अगर गैस इंटरेस्टेड हो, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मेरे को दिखाई देगा कि हाँ यार स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए एक बैच अलग से बना दिया जाएगा और आपके फिर वहां पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोर्स जो होगा वो कैसे होगा यार, प्रॉब्लम बेस्ड होगा कि यार हम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हल्की सी थ्योरी, डिटेल में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्या हम डेरिवेशन ही करे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कंसेप्ट करेंगे और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कंप्लीट सिलेबस के, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट करके ही बता सकते हो कि यार हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो बैच को स्टार्ट करो। तो मिलते हैं गाइस हम किसी और वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स के लिए। और गाइस अगर आप किसी दूसरे स्टेट की पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तब भी बैच रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है, एक आधा टॉपिक कम होता है, एक आधा टॉपिक एक्स्ट्रा होता है। तो अगर लेट्स से कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन प्लीज लेट मी नो, तो मैं उस स्टेट के एग्जाम सिलेबस को भी देख के आपका जो कोर्स है उसको मॉडिफाई कर दूंगा। यानी कि हर स्टेट का जो कोर्स होगा वो अलग अलग होगा, जो टॉपिक्स रेलेवेंट होंगे आपके लिए सिर्फ आपके लिए वही टॉपिक्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इंटरेस्टेड हो देन प्लीज लेट मी नो। और गाइस मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट करके कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आप बता सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।